हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव कॉमर्स क्लासेज। नव कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आपको जो इनकम टैक्स का हम अपने जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें आपको जो इससे पहले क्लास है उसमें हमने आपको ग्रेजुएटी वाला जो टॉपिक है वो क्लियर करा चुके हैं। उसको यदि आपको देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी क्लास को ज्वाइन करें और उसका आपको क्लास का लाभ उठा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज हम हमारे जो सेशन है ये इनकम फ्रॉम सैलरी वाला, उसमें जो हमारी रिटायरमेंट जो बेनिफिट है उसमें हमने आपको पेंशन वाला करवा दिया। वो भी आप हमारे चैनल पे जाके हमारी क्लास को ज्वाइन करें। ग्रेजुएटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने आपको क्लियर करवा दिया। आज हम आपको जो लीव इनकेसमेंट यानी जो लीव जो सैलरी है वो हम आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने वाले हैं। ओके, तो जो हमारी क्लास है ये HPSC RPSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, NTA UGC नेट एग्ज़ाम के लिए, JVVNL जो एग्ज़ाम है उसके लिए, और जो जितने भी हमारे जो BCom के लिए, BB के लिए, जिसमें भी हमारे इनकम टैक्स जो सिलेबस में आता है तो उसके लिए हमारी क्लास बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ओके, आप हमारे जो चैनल है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें और बेल आइकन के ऑन नोटिफिकेशन को ऑन करें। जब भी मैं न्यू क्लास को अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप हमारी क्लास का लाभ उठा सके। ओके फ्रेंड्स, हमारी जो क्लास है उसको आपके जो फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर करें और हमारे जो क्लास है इसको आप ज्वाइन करें। ओके, आज हमारा न्यू टॉपिक है, इसको हम आप आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसका नाम क्या है? लीव इनकेसमेंट यानी लीव सैलरी, अवकाश नकदीकरण यानी अवकाश वेतन। देखो, जब हम कहीं भी सर्विस कर रहे हैं तो उस टाइम के दौरान हमें जो भी लीव्स दी जाती हैं, जो भी हमें छुट्टियां मिलती है, CL हो या फिर तो उसमें जो भी हमने जो छुट्टियां को यूज न करके यदि हमने वापस वहाँ पे क्या डिपॉजिट करा देते हैं छुट्टियों को, तो उसके लिए उसके बदले में हमें क्या मिलता है? उसके बदले में हमें जो गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों ही केस में हमें क्या मिलता है? हमें उसमें कैश मिलता है। ओके, तो उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, उसको हम याद करना है। और जो लिव इनकेसमेंट के जो अंडर सेक्शन है वो हम बता रहे हैं कि वो अंडर सेक्शन है 10A। देखो, हमने पेंशन की आपकी बताई थी, तो पेंशन की जो हमने अंडर सेक्शन बताई थी ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमें याद करनी है। पेंशन के लिए हमें जो अंडर सेक्शन बताई थी वो बताई थी अंडर सेक्शन 10A। ओके, जो हमने ग्रेजुएटी के लिए अंडर सेक्शन बताई थी हमें रिकॉल करके पीछे वाले को इंटरलिंक करके हमें आगे पढ़ना है, ताकि हमें उनको कंपैरिजन करके पढ़े तो हमें उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाए, हमें ये मिक्स नहीं हो। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो इसीलिए हमने जो ग्रेजुएटी की जो अंडर सेक्शन बताई थी वो बताई थी हमने अंडर सेक्शन 1010। ओके, हमने जो अब आपको जो थर्ड वाला जो रिटायरमेंट जो बेनिफिट हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको जो लीव इनकेसमेंट जो हमारा टॉपिक है इसके लिए हमने अंडर सेक्शन बताई है, वो हमने बता रहे हैं अंडर सेक्शन 10A। ओके, अगर डबल A आ गया तो इसके लिए लिव इनकेसमेंट है। ठीक है ना? यानी हमें ट्रिक है याद करने की, यानी डबल फायदा होगा। ठीक है ना? छुट्टियों के लिए डबल फायदा। ओके, यदि हमारे लिए पेंशन है तो पेंशन के लिए अंडर सेक्शन 10A। ओके, उसमें पेंशन हमें मिलती है। ठीक है ना? सेकेंड जो ग्रेजुएटी के लिए अंडर सेक्शन 1010। ओके, ये याद करने की ट्रिक है। फर्स्ट इसमें क्या बता रहे हैं? इफ़ रिसीव ड्यूरिंग द जॉब। देखो, यदि जॉब के दौरान यदि हम जॉब कर रहे हैं उसी दौरान यदि हमें उसमें लीव इनकेसमेंट लीव जो हमारी छुट्टियाँ हैं वो हमें डिपॉजिट करवाएं, उसके लिए हमें कैश चाहिए। तो यदि हमने जॉब के दौरान यदि हम रिसीव करते हैं अमाउंट को तो हमारे लिए जो अमाउंट होगी क्या होगी? फुल्ली टैक्सेबल होगी। ओके, ये रिसीव एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। लेकिन यदि हम रिटायरमेंट के समय यदि हमें क्या मिलती है? उसकी डिपॉजिट की हुई जो लीव्स है, छुट्टियाँ हैं, उसकी हमें यदि कैश मिलती है तो उस कंडीशन में हमें जो रिटायरमेंट के समय यदि हम रिसीव करते हैं कैश को जो लीव इनकेसमेंट की, तो उसके लिए हमें क्या होगी? उसके लिए हमें दो कंडीशन दे रखी है। यदि वो कौन करता है? कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो रिटायरमेंट के समय यदि छुट्टी जमा कराया है जब सर्विस के दौरान, तो उसके लिए रिटायरमेंट समय जो उसको कैश रिसीव होता है लीव इनकेसमेंट का, तो उसके लिए वो क्या होगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन यदि कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कोई भी प्राइवेट कोई भी एम्प्लॉयर है, वो क्या करता है कि वो सर्विस के दौरान जब भी वो छुट्टियों को डिपॉजिट करवाता है तो उसके लिए जो भी हमें कैश रिसीव होती है, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि यदि वो ऑन द जॉब यदि उसको कैश को रिसीव करेगा, लीव इनकेसमेंट लीव जो सैलरी अगर वो प्राप्त करेगा तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगी। लेकिन यदि वो रिटायरमेंट के समय यदि क्या करता है, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यदि वो कैश को रिसीव करता है लीव इनकेसमेंट की, तो उस समय हमने क्या कुछ स्पेसिफिक ये पॉइंट दे रखे हैं, उनको देखते हैं। इन केस ऑफ द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई भी,
देखो फुल्ली एग्जेम्प्ट किसके लिए होगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय करेगा, ठीक है ना, रिटायरमेंट के समय। लेकिन ऑन द जॉब करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, दोनों में क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल होगी। ओके फ्रेंड्स। लेकिन जो हमारे जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यदि ये रिटायरमेंट के समय यदि क्या करता है, लीव इनकैशमेंट का यदि सैलरी को रिसीव करता है, तो उसमें हमें क्या कंडीशन दे रखी है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो हमें कितनी जो लीव इनकैशमेंट यानी लीव सैलरी की जो हमें अमाउंट रिसीव होती है, वो मैक्सिमम लिमिट कितनी दे रखी है, 3 लाख। ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हमें जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी दे रखी है लीव इनकैशमेंट के लिए, वो 3 लाख। ओके फ्रेंड्स। हमने ग्रेजुएटी के लिए कितनी दे रखी थी फ्रेंड्स, वो हमें याद होना चाहिए, हमें 20 लाख रुपये दे रखी थी ना मैक्सिमम लिमिट। ओके, हमें याद होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके ना। थर्ड हमें कि सी पॉइंट देगा 10 मंथ मल्टीप्लाई एवरेज मंथली सैलरी, जो हमारी जो एवरेज जो मंथली सैलरी है। देखो हमने एवरेज मंथली सैलरी के लिए क्या बताया था, हमने बताया था जो बेसिक सैलरी है वो जो DA इफ यदि है तो वो टर्नओवर कमीशन ऑन टर्नओवर फॉर लास्ट 10 हमने 10 डेज, ठीक है ना, क्योंकि सैलरी क्या होती है, ये जो लीव इनकैशमेंट है ये दिन के अंदर हमें रिसीव होती है, तो ये होगी लास्ट 10 डेज। लेकिन हमने जो ग्रेजुएटी में बताया था, जो एवरेज जो मंथली सैलरी बताई थी ना, जो अप्लीकेबल नहीं होता है 1972 ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट, तो उस केस में हमने आपको बताया था कि जो एवरेज सैलरी निकालते समय हमने आपको बताया था कि जो बेसिक सैलरी वो DA इफ यदि है तो वो कमीशन जो टर्नओवर है ऑफ लास्ट 10 मंथ जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ द रिटायरमेंट, जिस साल क्या हो रहा है वो रिटायर हो रहा है, ये हमने ग्रेजुएटी के लिए बताया था। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लीव सैलरी पढ़ी है, हमें डेज के अंतर मिलती है। कैसे मिलती है, डेज के अंतर्गत हमें मिलती है। तो उस केस में हमें क्या है, इसमें कैसे निकालेंगे, जो एवरेज जो मंथली सैलरी है वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे कि बेसिक सैलरी प्लस DA यदि है तो कमीशन ऑन टर्नओवर फॉर लास्ट 10 डेज, कैसे करेंगे, लास्ट 10 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑफ द मंथ ऑफ द रिटायरमेंट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 10। ओके, क्योंकि 10 मंथ के लिए है, ठीक है ना। फोर्थ है कैश इक्विवेलेंट और द अनअवेलेबल लीव्स, इन चारों में से जो भी क्या होगी लेस होगी वो हमारे लिए क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। लीव इनकैशमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, इसमें पूछा नहीं गया कभी ऐसे क्वेश्चन, ये पूछा गया भाई लीव इनकैशमेंट या लीव जो सैलरी है वो अंडर सेक्शन कौन सी है, अंडर सेक्शन 10 AA है, उसके लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी दे रखी है, तो उसमें नॉन गवर्नमेंट के लिए मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, वो दे रखी है हमारे लिए कितनी, 3 लाख रुपये, ठीक है। ओके, देखो हमने आपको समझा दी, ये जो एवरेज मंथली सैलरी निकालनी है वो बेसिक सैलरी, DA कमीशन ऑन टर्नओवर फॉर लास्ट 10 मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, जिस दिन से वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है उस दिन से, ठीक है ना। क्योंकि जो छुट्टियां हैं उनको किस में हम करते हैं, उसको कैलकुलेशन डे में करते हैं। ओके, डिवाइड बाई 10। ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ये देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जैसे इसको सीक्वेंस के हिसाब से, टॉपिक को सीक्वेंस के हिसाब से हमने क्वेश्चन बनाया। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द एग्जेम्पशन इज केस ऑफ द लीव इनकैशमेंट, यानी जो लीव इनकैशमेंट जो अवकाश जो नकदीकरण की दशा में अधिकतम कितनी हमें एग्जेम्प्ट मिलेगा, वो हमने आपको बता चुका है, हमें कितनी मिलती है फ्रेंड्स, 3 लाख रुपये, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, what the maximum limit of the leaves which the allowed by income tax act 1961, यानी जो आयकर अधिनियम है 1961 के द्वारा जो मैक्सिमम छुट्टियां हमें कितनी दी जाती है, तो हमें कितनी दी जाती है, वो दी जाती है हमें जो ईयरली 30 डेज, कितनी, 1 महीने की, यानी 30 डेज की, ठीक है ना, 30 दिन की, महीने की याद मत रखो, महीने तो 31 डेज भी आते हैं, ठीक है ना। तो हमें कितनी मैक्सिमम छुट्टी देती है, हमें 30 दिन की, यानी 30 डेज, ठीक है, छुट्टी प्रदान की जाती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, समझ में तो आ रहा है ना फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी होता है आप हमें कमेंट्स नोट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मिस्टर टिकम आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय द ड्यूरिंग द जॉब, मतलब जो मिस्टर जो टिकम है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो जो ड्यूरिंग द जॉब मतलब जॉब के दौरान ही रिसीव 95,000 एज लीव सैलरी, यानी उस लीव सैलरी की कितनी रिसीव की अमाउंट, 95,000, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ द एग्जेम्पशन। देखो फ्रेंड्स, इसमें आपको समझने की कोशिश करो, जो मिस्टर टिकम है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट इसमें कोई भी मैटर नहीं करता है, इसमें मैटर करता है कि वो क्या है, ऑन द जॉब ले रहा है, जो लीव सैलरी है, या रिटायरमेंट के टाइम समय ले रहा है। तो यदि ऑन द जॉब लेगा तो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय, दोनों के लिए क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन यदि वो रिटायरमेंट के दौरान यदि कोई भी लीव सैलरी ले रहा है तो उसमें यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन यदि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हमने आपको वो बताई थी एवरेज जो क्या बताई थी, एक्चुअल जो अमाउंट रिसीव है वो, ठीक है ना, मैक्सिमम अमाउंट कितनी बताई थी हमने, 3 लाख रुपए, ठीक है ना।
वो हमने जो आपको कंडीशन बताई थी पीछे, वो उसको एग्जम्पशन मिलेगी। ओके, दोनों जो 4 पॉइंट बताए उनमें से जो भी कम होगी वो। ओके, ठीक है ना। तो इसके लिए ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ऑन द जॉब पूछ रहे हैं, तो ऑन द जॉब के लिए हमें क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल होगी। ये पूछ क्या रहा है, इसमें एग्जम्पशन पूछ रहा है, तो कुछ भी एग्जम्पशन हमें नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है मिस्टर त्रिलोक इज द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी प्राइवेट एम्प्लॉय है वो। ड्यूरिंग द जॉब, देखो ड्यूरिंग द जॉब आ गया तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या है, फुली टैक्सेबल होगी। ठीक है ना, फिर भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ही रिसीव द 25,000 है लीव कैशमेंट, लीव सैलरी कितनी मिली है उसको अमाउंट 25,000। कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ द एग्जाम्पशन मिलेगी नहीं फ्रेंड्स, इसमें तो हमने आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, इसको कुछ चेंज करके इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, इसमें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या हो गई, हमें समझने की, कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि ऑन जो ड्यूरिंग द जॉब अगर वो लीव कोई भी सैलरी का अगर कैश अमाउंट रिसीव करता है तो उस केस में हमें क्या होगी, कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, फुली क्या होगी, टैक्सेबल। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आप तो कॉन्सेप्ट को समझो, आप उसके उस पर समझने की जरूरत नहीं है, उसमें क्वेश्चन को रटना का ऐसे कुछ जरूरत नहीं है, आप तो कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, देखो इसमें यही क्वेश्चन को हमने आपको तीसरी तरीके से बनाया है। मिस्टर टूल इज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के टाइम ही रिसीव, उसने रिसीव किया। देखो ये जो मेन पॉइंट है ना, उसको पकड़ना है हमें। द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम ही रिसीव 25,000 लीव सैलरी, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ द एग्जम्पशन। देखो ये क्या है, टिल्लू है, एक सरकारी कर्मचारी है। जो सरकारी कर्मचारी के लिए यदि वो रिटायरमेंट के समय पर यदि वो लीव सैलरी अगर रिसीव करता है अमाउंट, तो उसके लिए क्या होगी फ्रेंड्स, उसके लिए फुल्ली एग्जम्प्ट होगी। क्या होगी फ्रेंड्स, फुल्ली एग्जम्प्ट। उसने पूछा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द एग्जम्पशन। तो एग्जम्पशन कितनी होगी इसमें, जो जितनी भी उसे जो लीव सैलरी की अमाउंट मिली है वो टोटल क्या होगी, एग्जम्पशन होगी। तो 2,50,000 इसमें मिली है, तो ये 2,50,000 है, ये 2.5 लाख रुपये टोटल इसमें क्या हो जाएगी, इसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आएगा क्या, बिल्कुल सिंपल है ये तो। प्रोविडेंट फंड, देखो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोविडेंट फंड। ठीक है ना, जो हमारा जो लिव इनकेसमेंट हमने पढ़ लिया, इससे पहले हमने पेंशन पढ़ ली, ग्रेजुएटी पढ़ ली। ठीक है ना, जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, तो हमने जो अपना जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट कौन सा है, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधियाँ। ठीक है ना, इसमें हमें 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। स्टेचुरी जो प्रोविडेंट फंड है यानी वैधानिक जो भविष्य निधि है वो, रिकॉग्नाइज यानी प्रमाणित जो भविष्य निधि है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इसमें हमने 4 से 5 केस बनाए हैं, उसको हमने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फर्स्ट है इसमें क्या है, यदि एम्प्लॉई क्या करे, कंट्रीब्यूट करे। यदि कोई भी स्टेचुरी जो प्रोविडेंट फंड है, SPF में क्या करे, एम्प्लॉई अगर कंट्रीब्यूट करे, तो हमने इसमें आपको बताया था, जब हमने डिडक्शन पढ़ाई थी 80C वाली, उसमें हमने बताया था कि कोई भी एम्प्लॉई यदि क्या करता है, यदि अंडर सेक्शन 80C में यदि SPF में यदि कोई भी एम्प्लॉई क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, तो उसमें क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। तो इसके लिए क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट। ठीक है ना, यदि वो RPF में करता है तो भी क्या अंडर सेक्शन 86 उसको डिडक्शन अलाउ की जाएगी। UPF में करे तो उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, और यदि PPF में करेगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो अंडर सेक्शन 86 की उसको डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके, सेकंड हमें है कि एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन, कोई भी नियोक्ता अगर कंट्रीब्यूट करता है तो उसके लिए फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। जो RPF में यदि कोई करता है नियोक्ता कंट्रीब्यूट, तो उस केस में सैलरी का 12% तक क्या होगा, उसमें एग्जम्पशन होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, सैलरी का 12% तक एग्जम्पशन होगा। और UPF में कोई भी एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है उसके लिए कोई भी एग्जम्पशन नहीं होगी। ठीक है, और PPF में भी कोई एग्जम्पशन उसको नहीं मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, ठीक है ना, इसको तो याद करना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट ऑन द PF मतलब प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट है, यदि वो SPF में है तो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, RPF में है तो वो 9.5 पर annum के हिसाब से उसको एग्जम्पशन दी जाएगी। ठीक है ना, और याद रखना है, यदि एम्प्लॉयर यदि कोई भी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है RPF में, तो उसको सैलरी का 12%। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑफ द PF है तो RPF में क्या है, SPF में तो टोटल क्या होगी, एग्जम्पशन होगी, चाहे वो एम्प्लॉयर करो या चाहे एम्प्लॉय करो, या चाहे इंटरेस्ट ऑफ PF करो, या लमसम विड्रॉ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के समय जो भी लमसम विड्रॉ करता है उसके लिए, सभी में SPF के लिए क्या होगी, फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 80C के द्वारा। ठीक है ना,
लेकिन आरपीएफ में क्या बताया था हमने, यदि वो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन करता है तो अंडर सेक्शन 80C की डिडक्शन मिलेगी। यदि एम्प्लॉयर करता है तो उसको सैलरी का 12% क्या होगा आरपीएफ में उसको एग्जम्पशन मिलेगी। यदि इंटरेस्ट ऑफ द पीएफ है कि उसका आरपीएफ के लिए तो उसको 9.5 पर एनम के हिसाब से उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी, ठीक है ना। और यदि लमसम, यदि वो रिटायरमेंट टाइम के समय यदि वो क्या करता है, लमसम क्या करता है, विड्रॉल करता है, निकालता है, तो उस केस में यदि वो कंडीशन पूरी करेगा तो उसके लिए एग्जम्पशन मिलेगी, अन्यथा उसको यूआरपीएफ की तरह उसको कंसिडर किया जाएगा। यूआरपीएफ में इंटरेस्ट ऑफ द प्रोविडेंट फंड में नो एग्जम्पशन, ठीक है ना। एम्प्लॉयर करेगा तो भी नो एग्जम्पशन, ओके। फिर इसमें क्या बता रहा है कि यदि रिटायरमेंट के टाइम पे यदि विड्रॉ करता है लमसम में तो नियोक्ता का जो अंशदान जो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है प्लस जो इंटरेस्ट बताया था ना, जो सेकंड वाला कंडीशन हमने, जो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा वो और जो इंटरेस्ट ऑफ द पीएफ करेगा, दोनों को जोड़ के किस में कंसिडर करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में। ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों को किस में करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में। लेकिन कर्मचारी यदि एम्प्लॉयर यदि ब्याज का कोई भी पेमेंट करता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, ओके फ्रेंड्स। पीपीएफ के अंदर यदि हमने पीपीएफ के अंदर जो एटीसी की डिडक्शन हमने बताई थी और इंटरेस्ट ऑफ पीएफ के लिए फुल्ली क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। और यदि रिटायरमेंट टाइम पे यदि क्या करेगा वो लमसम निकालेगा तो भी उसमें क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, ओके फ्रेंड्स। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने आपको ये बता दिया है, समझा दिया है इसको। अगला हम अपना जो टॉपिक देते हैं वो देते हैं रिट्रीचमेंट कंपनसेशन, यानी क्षतिपूर्ति। यदि कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें यदि एम्प्लॉयर यदि अधिक हो गई हो, यदि वर्कलोड यदि कम है, तो उस केस में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसको छटनी कर देते हैं, ठीक है ना। छटनी करेंगे तो उसका नुकसान भी होगा, तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट है वो उसको क्या देगा, उसको कंपनसेशन देगा, ओके। तो इसके लिए क्या है क्वेश्चन, इसके लिए है वो है कितनी कंपनसेशन देगा, उसके लिए कुछ कंडीशन बता रखी है कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितनी भी वो कंपनसेशन की अमाउंट रिसीव होती है वो मैक्सिमम लिमिट कितनी दे रखी है, जो रिट्रीचमेंट कंपनसेशन की मैक्सिमम लिमिट है वो दे रखी है 5 लाख, ठीक है ना फ्रेंड्स। याद रखना, ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ क्वेश्चन है। थर्ड हमें अमाउंट ऑफ द एज पर सेक्शन 25FB ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है ना। जो औद्योगिक जो विवाद अधिनियम है, यानी इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट जो एक्ट है 1947 के जो सेक्शन है कौन सी है, 25FB। ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से पुटअप किया गया है कि जो हमारे रिट्रीचमेंट जो कंपनसेशन है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो एक्ट है 1947 के उसकी कौन सी सेक्शन के अंदर मेंशन किया गया है, तो वो उसको सेक्शन है वो है जो सेक्शन 25FB। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो एक्ट है 1947 के जो सेक्शन है 25FB में हमें मेंशन कर रखा है रिट्रीचमेंट कंपनसेशन के लिए, ठीक है ना। और कितना मैक्सिमम लिमिट बताया है इसमें हमने आपको, जो छटनी के लिए हमें 5 लाख याद करना है, ठीक है ना। छटनी के लिए कंपनसेशन के लिए चाहे वो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन हो या फिर वो रिट्रीचमेंट कंपनसेशन हो, दोनों ही केस में हमें जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कितनी करनी है, वो मैक्सिमम अमाउंट है वो हमें 5 लाख से हमें उसमें एग्जम्पशन नहीं देनी है, ओके। विच ऑफ द लेस, यानी तीनों में जो भी क्या होगी कम होगी वो क्या होगी, एग्जम्पशन हमें मिल जाएगी, ओके फ्रेंड्स। हमें ये याद रखना है जब हमें यानी क्षतिपूर्ति हो या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति क्षतिपूर्ति हो, वॉलंटरी जो रिटायरमेंट कंपनसेशन हो या फिर रिट्रीचमेंट कंपनसेशन हो, दोनों ही केस में हमें मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, वो मैक्सिमम अमाउंट हमें लिमिट दे रखी है वो है 5 लाख, ठीक है ना। और रिट्रीचमेंट जो कंपनसेशन यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन ही पुटअप किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिट्रीचमेंट जो कंपनसेशन है वो इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट जो एक्ट है 1947 की कौन सी सेक्शन में है, तो हमें फ्रेंड्स ये याद रखना है उसकी सेक्शन है 25FB। कौन सी है, 25FB। और ये मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5 लाख, ठीक है ना। इन तीनों में जो भी क्या होगी लेस देन होगी वो क्या होगी, एग्जम्पशन हमें मिल जाएगी, ओके। आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी फ्रेंड्स। हमने इसमें एक एक टॉपिक को बहुत ही क्लियर से समझाने का प्रयास किया है, शॉर्ट पार्ट बना के, और आपको टॉपिक है उसको एकदम डिस्क्रिप्शन में एकदम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आप इनकम टैक्स की और भी यदि आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं अदर जो टॉपिक इससे संबंधित, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे जो चैनल है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें, ओके। और बेल आइकन को ऑन नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मैं जब भी न्यू अपलोड करूँगी क्लास तो आपको उसकी सबसे पहले उसका क्लास की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ओके फ्रेंड्स। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम अपना
टॉपिक है। इसमें नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। देखो जो हमारे स्वैच्छिक रूप से हम रिटायरमेंट लेते हैं तो उससे हमें क्या देते हैं, कंपनसेशन क्या देते हैं। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितनी हमारे एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हो रही है वॉलेंट्री जो रिटायरमेंट कंपनसेशन की, वो मैक्सिमम लिमिट कितनी बताई थी, चाहे वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन हो चाहे वो रिट्रीचमेंट कंपनसेशन हो, दोनों ही केस में हमें जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कितनी होगी, 5 लाख। कितनी होगी, 5 लाख, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 मंथ सैलरी इज कंप्लीट ईयर ऑफ द सर्विस। यदि कंप्लीट 3 साल हो जाए, यदि ईच प्रत्येक जो कंप्लीट जो ईयर है सर्विस का, उसके 3 मंथ की सैलरी फॉर द बैलेंस पीरियड ऑफ द सर्विस, यानी सर्विस का जितना बैलेंस पीरियड जो भी बच रहा है उसकी सैलरी इन तीनों में जो भी क्या होगी, कम होगी, वह क्या हमें क्या मिल जाएगी, हमें एडजस्ट मिल जाएगी। इसमें से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इसमें से ये ही पूछा गया है कि मैक्सिमम लिमिट क्या होगी इसमें, 5 लाख, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप कभी उठा के देख लेना, जो रिट्रीचमेंट कंपनसेशन या वॉलंटरी जो रिटायरमेंट कंपनसेशन, इसलिए हमने आपको ज़्यादा इसमें वो नहीं बताया, क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ पूछी गई है कि मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, 5 लाख है, और इसमें जो इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट जो एक्ट है 1947, उसका जो कौन से सेक्शन के अंतर्गत ये इसको मेंशन कर रखा है रिट्रीचमेंट कंपनसेशन को, उसको हमने बताया, तो सेक्शन है वो 25F(b). ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो हमारा टॉपिक है ये यहीं पर हम यहाँ पर फिनिश करते हैं हमारी क्लास। जो आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं वो परक्यूजेट पढ़ाएंगे। जो परक्यूजेट जो फुल्ली जो एग्जम्प्ट है, या फिर परक्यूजेट जो फुल्ली टैक्सेबल है, या कुछ कंडीशन दे रखी है वहाँ तक एग्जम्प्ट है, ठीक है ना। वो थोड़ा एक ही हम क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक ही आपको ये वाले टॉपिक यहाँ तक आपको फिनिश करते हैं फ्रेंड्स। हमारे जो चैनल को सपोर्ट करें और हम आपकी पढ़ाई को और ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, हमारे चैनल को इतने प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू।